हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होगे। सीए इंटरमीडिएट मे 25, जिन बच्चों को एडवांस अकाउंट्स का पेपर देना है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ सारी बातें। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्लस साथ में जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको रिवीजन करने में हेल्प करे आपकी, कि किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस दो आप, किस चैप्टर में से कितने डेप्थ में जाके स्टडीज करनी है, वो आओ हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाओ हम अपने चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है आपका, दैट इज ब्रांच चैप्टर। ब्रांच चैप्टर जनरली आपने देखा है या फिर आप एमटीपी में देखोगे, हर जगह देखोगे आपका 6 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में कवर अप कर रहे हैं। हाँ, और साथ में 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है ये। मतलब आप कोई भी एमटीपी उठा लो, कोई भी आप ये कहते हैं, लाइक मैं बोलूंगा आपको, देखो आप क्वेश्चन पेपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 में कवर अप कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की एक अच्छी बात क्या है, इसमें ब्रांच अकाउंट का चैप्टर प्लस साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर अप करते हैं, और साथ में एक ऑप्शन भी होता है आपके पास, इंटरनल चॉइस भी होती है, तो यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। अब आपको जैसे कि पता है, ब्रांच चैप्टर के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है अब न्यू कोर्स के अंदर रह गए, स्टॉक एंड डेटर मेथड, डेटर्स मेथड, प्लस साथ में जर्नल एंट्रीज, प्लस साथ में आपका क्या हो गया, फॉरेन ब्रांच। और जब आप फॉरेन ब्रांच कर रहे होगे, साथ साथ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो साथ में वो आपको हेल्प कर सकता है। आई बात समझ बेटा? तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर जो ब्रांच चैप्टर है, आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें बायबैक की, बायबैक जब पहली बार एग्जाम में आया था वो एमसीक्यू बेस्ड था, कि बट बाकी दोनों अटेम्प्ट के अंदर बायबैक से एमसीक्यू नहीं आया। हालांकि आपके जो एमटीपीज हैं उसके अंदर बायबैक जब बार बार आ रहा है, वो उसके अंदर वो उसके एमसीक्यूज आ रहे हैं। और स्पेशली बायबैक के अंदर वो क्या चेक कर रहे हैं आपका, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप बायबैक कर सकते हो, जहां पे डेट इक्विटी टेस्ट है आपका, रिसोर्स टेस्ट है, तो उस टाइप की क्वेश्चन ज्यादा एमसीक्यू में कवर अप कर रहे हैं। बट अगेन अगर हम बात करें तीनों अटेम्प्ट में इस चैप्टर को कवर अप करें, चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आप कवर अप करोगे। बट यहाँ पे मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, इस चैप्टर के एमसीक्यू आप सॉल्व करो ज्यादा। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई, इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आया तो 8 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के अंदर भी। चलिए जी, बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, बट उससे पहले वाले अटेम्प्ट में 4 मार्क्स। बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस कमिंग एग्जाम के अंदर इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन है 14 मार्क्स का आ जाएगा। तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि आने वाले एग्जाम के अंदर 14 मार्क्स से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़े कम मार्क्स का, 7-8 मार्क्स तक मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो वो चीज है, तो बड़े क्वेश्चन की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है आपको थोड़े नॉर्मल लेवल पे जाके इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करें अमलगमेशन की, तीनों अटेम्प्ट के अंदर 14 मार्क्स का चैप्टर आया है। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमल कमीशन AS14 भी है, आपको पता है। ठीक है, और एग्जाम में ये हमेशा कवर अप कर रहे हैं 14 मार्क्स, इसलिए हमारे लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो, सॉरी, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो सर ये अलग ही गेम गेम चेंजर हो रहा है हमारे लिए। आप देखो, इस अटेम्प्ट में भी एमसीक्यू भी आया, इससे फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आए, एमसीक्यू भी आया, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आए। तो हर अटेम्प्ट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कवर अप कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। एंड अगेन मैं बोलूंगा कैश फ्लो ये वो चैप्टर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है इसका। तो सर मेरे हिसाब से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से वर्कआउट करो। मेरा मिनिमम भी बात करें तो मुझे लगता है 7 to 8 मार्क्स में आना चाहिए कैश फ्लो। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार एग्जाम में देखने को नहीं मिला आपके, बट मुझे ऐसा लगता नहीं था कि एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोकस करके ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन है, उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस कमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कंसोलिडेशन AS21। ठीक है जी, आप एएस कंसोलिडेशन तो सर करना ही करना है, जैसे अमलगमेशन हो गया वैसे ये हो गया आपका 14 14 14, और इनको आना ही आना है दोनों को 14 मार्क्स का। तो सर 14 + 14 कितना हो गया, 28। और इस बार का जो क्वेश्चन था बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से बच्चों ने अटेम्प्ट करा। ठीक है, बट जब AS21 कर रहे हो तो साथ साथ आप AS23 और 27 भी आप वर्कआउट कर सकते हो। तो नॉर्मल चैप्टर्स के अंदर आप देखो, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 कवर अप कर लिया, 23 27 AS11, ठीक है, ये आपने कवर अप कर लिया मिनिमम। AS14 तो यहाँ कवर अप हो ही रहा है बेटा, तो वो चीज हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया।
अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो मिनिमम एग्जाम के अंदर 40 टू 50 मार्क्स कवर अप करते हैं। और ऊपर से मेन पॉइंट क्या है, एमसीक्यू के अंदर भाई साहब ये आते हैं आपके 20 मार्क्स के आसपास, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी सर आपका आएगा 14 मार्क्स, प्लस क्वेश्चन नंबर 6 में भी कवर अप कर रहा है ये। तो जहां जाओगे आप एएस को पाओगे ही पाओगे पूरे पेपर के अंदर, कहीं ना कहीं वो अटैच होके एएस आ ही रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं हमारा पूरा पेपर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इसके बीच में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर। तो यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा आपको, आपका सबसे पहले इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कमांड होनी चाहिए। सर आप तीनों अटेम्प्ट को जाओ और चेक करो, 15 टू 20 मार्क्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कवर अप करें, 15 टू 20 मार्क्स। जहां पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इन तीनों को साथ पढ़ना। तीनों का आपस में कनेक्शन है, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये हो गया। उसके बाद अगर बात करूं आपसे, बोरोइंग कॉस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तक बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से नहीं आया सर, वहां से भी आ सकता है ये। ठीक है जी। लीजेस को तो इन्होंने टॉप पे रखा हुआ है सर, मुझे लगता है हर बार एग्जाम में लीज क्वेश्चन तो डाल ही रहेंगे, तो लीजेस को तो वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा ध्यान से आप लीजेस को करके जाना। ठीक है, तो यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में आपके आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर। उसके बाद ये लिस्ट है जो मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट एएस की है। तो इन दो कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से करके जाना। ऊपर से अकाउंटिंग 11 मैंने बोला था, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बेटा, ईपीएस, साथ में क्या डेफर टैक्स। ठीक है, डेफर टैक्स से इस बार आपका आई थिंक 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर को बार बार कवर अप कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से आपके क्वेश्चंस हो गए, ये तो एएस हो गए जो सुपर इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ। तो ये अकाउंटिंग आई थिंक ये 7 एएस है, और आई थिंक ये कितने हो गए आपके, ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से 25 मार्क्स कम से कम एग्जाम में आपको देंगे। आपकी शॉर्ट समरी आपके पास होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट्स की, उनको पहले अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप डेली बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है आज टाइम कम है तो थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कर लो। थ्योरी के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS4 वेरी इंपॉर्टेंट, AS29 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से कुछ कभी कभी हो सकता है पूछ लें आपसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में से, AS9 भी इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और ये थ्योरेटिकल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपको सिर्फ रीड करने होते हैं अच्छे से, ये आपका वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया, नंबर 1 पे ये हो गए मेरी तरफ से, नंबर 2 पर ये हो गए, नंबर 3 पर ये हो गए। बट इनको तो थ्योरी आराम से कर लोगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और कोशिश करो कि कुछ आप अपने स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट करो और अच्छे से वर्कआउट करो। ठीक है, आप खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आपको आप जितना डिपेंडेंसी शो करोगे बाहर के नोट्स पे, ठीक है, या फिर वीडियोस पर, उतना ज्यादा आपको मतलब हेल्प नहीं मिल सकती, या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो प्लीज मेक श्योर ये वाली बात मेरी याद रखो, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।